इग्नू के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, MEC 05 जो सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम 1 जुलाई को है। इट मीन्स कल आपका जो है एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ वर्ड्स जो फ्री फेस है ना, इसको जो है ज़रूर से जो है कवर करके जाना। इससे जो है पोइटिक डिक्शन से जो है क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और जो कोलरेज हैं, ठीक है, सैमुअल टायलर कोलरेज, ठीक है, तो उनका जो एक रचना थी बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो वहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने जो पोएटिक डिक्शन में जो बातें कही हैं पोएम की लैंग्वेज को लेकर, वो किस प्रकार से उनसे जो है ना एग्री नहीं करते, वो डिफ़र करते हैं। तो गाइस आपको इस कॉन्सेप्ट को जो है ना समझ के जो है जाना है, ये एक्चुअल में ये क्या कहते हैं और किस प्रकार के कवि हैं, इसको जो है ना समझ के जो है जाना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम वर्ड्सवर्थ को एज अ 20 मार्क्स जो है लेके चलेंगे, मतलब कि 20 नंबर का जो है क्वेश्चन आता है, तो उसी हिसाब से हम इसको जो है कवर करेंगे। मे बी शॉर्ट नोट जो है आपसे पूछा जाएगा पोइटिक डिक्शन पे या फिर लिरिकल बैलेड पे, ठीक है, तो वो चीज़ भी इसमें जो है कवर हो जाएगी। तो एक तरह से आपके जो है ना 30 मार्क्स इसके अंदर जो है कवर हो रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जो है देखना, समझने का प्रयास करना। बहुत ही ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस देरी ना करते हुए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल है हमारा, ये स्टडी मंत्रा 885, प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नाउ लुक एट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। पहले जो ये वर्ड्सवर्थ है ना, पहले इसको जो है समझ लीजिए। देखो जो वर्ड्सवर्थ है ना, इनको 2-3 तरीके से जो है जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है रोमांटिक पोइट, ठीक है ना, इन्हें रोमांटिक पोइट जो है कहा जाता है। दूसरा इन्हें कहा जाता है पोइट ऑफ नेचर। कौन है ये? पोइट ऑफ नेचर भी जो इनको कहा जाता है। तीसरा इनको कहा जाता है पोइट ऑफ कॉमन मैन, पोइट ऑफ कॉमन मैन इनको जो है कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें कहा जाता है लेक पोइट, इनको लेक पोइट भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। Wordsworth was a romantic poet and he is also known as the poet of nature. He is pioneer of romantic movement in English poetry. तो ये एक पायोनियर थे, प्रवर्तक थे, ठीक है, अग्रणी थे रोमांटिक पॉइंट, जो रोमांटिक मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसके ये ना अग्रणी जो है ना नेता भी जो है मान जाते हैं। विच लुक्स एट पोइट्री, जो पोइट्री को विद फीलिंग एंड इंडिविजुअल इमोशन, जो पोइट्री को जो है ना भावनात्मक रूप से और जो व्यक्तिगत भावनाएं होती है ना, उसके आधार पर जो है ये पोइट्री को जो है देखते थे। ही वॉज बोर्न एट कुंबरलैंड इन इंग्लैंड। तो ये कुंबरलैंड इन इंग्लैंड में पैदा हुए थे 7 अप्रैल, यानी कि जो जिस दिन हेल्थ डे बनाते हैं, इन 1770, ठीक है ना, 1770 को जो है पैदा हुए, 1770 में। इनके जो पिता थे हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, इनके पिता का नाम क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ इनके पिताजी का नाम था। और वो क्या करते थे? ही वॉज एन अटर्नी एट लॉ, तो वो कानून में अटर्नी थे, ठीक है। और जो इनकी माता जी थी वॉज डाइड व्हेन ही वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। जब वो 8 साल थे तो उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। और जब वो 14 ईयर्स के हुए तो उनके पिताजी की जो है मृत्यु हो गई थी। ही वॉज वेरी मूडी एंड वायलेंट टेम्पर्ड, तो वो जो है बहुत ही मूडी और वायलेंट टेम्पर्ड थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत मूडी, मतलब उनको जो है ना बड़े मूडी थे, जब उनका मन करता था ना वही काम वो जो है करते थे। और वायलेंट टेम्पर्ड के थे, कहने का मतलब है यदि उनको ना गुस्सा जो है बहुत आता था, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने पोइटिक जगत में, पोइटिक वर्ल्ड में कमाल की जो है रचनाएं लिखी। और वो आगे चल के रोमांटिक पोइट जो है कहलाए, पोइट ऑफ द नेचर कहलाए, पोइट ऑफ द कॉमन मैन कहलाए, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको जो है जाना जाता था। अब चलते हैं गाइस आगे। अच्छा, इससे पहले देखिए कुछ बातें जो जान लीजिए। जो वर्ड्सवर्थ थे ना, इनकी कुछ रचनाएं हैं। कुछ इन्होंने लॉन्ग रचनाएं करी, कुछ इन्होंने शॉर्ट रचनाएं करी, ठीक है ना। कुछ लॉन्ग वर्क, कुछ शॉर्ट वर्क, और कुछ इन्होंने जो है ना 2 लोग, जैसे कि हम लिरिकल बैलेड की जो है हम बात करें, लिरिकल बैलेड, ठीक है। तो ये 1798, ठीक है, इन्होंने सैमुअल टायलर कोलरेज के साथ मिलकर इसकी जो रचना करी, जिसमें एस.टी. कोलरेज थे, उन्होंने 4 पोएमों का जो है ना योगदान दिया। लिरिकल बैलेड क्या था? ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, कई सारी पोएमों का जो है ना कलेक्शन था। सॉरी गाइस, कई सारी पोएमों का जो है ना कलेक्शन था, ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात कर लें तो इन्होंने पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, इसको भी जो ध्यान रखना, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, इसकी भी जो रचना करी ये इन्होंने 1807 में जो है करी। इसके बाद इन्होंने इनकी कुछ जो है ना शॉर्ट पोएम्स भी थी, जैसे कि हम एक ही बात कर लें, द सोलेटरी रिपर, ठीक है ना, REAPR, द सोल्टरी रिपर, ये इनकी एक शॉर्ट पोएम थी। और एक इनकी शॉर्ट पोएम थी, मैं याद कर पा रहा हूँ, माई हार्ट लिप्स अप, ठीक है। तो ये इनकी 2 जो है शॉर्ट पोएम थी। और एक इन्होंने ना लॉन्ग पोएम लिखी जो फिलोसॉफिकल थी, स्पिरिचुअल थी और नियर टू नेचर थी, ठीक है। उसका नाम था एक्सर्सन। उसका नाम क्या था? एक्सर्सन। तो ये इनके जो है ना वर्क थे। तो इन वर्क्स को ना आप जो है याद रखना, कॉपी पेन ले लो, वहाँ पे जो है नोट डाउन कर लो। जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन के नीचे एक पॉइंट बनाना, नोटेबल वर्क्स, ठीक है, ऐसे करके पॉइंट बनाना, और उस पॉइंट के अंदर ये सारी बातें आप मेंशन जो है कर देना। गाइस अब चलते हैं आगे। लिरिकल बैलेड्स। क्या? लिरिकल बैलेड्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टायलर कोलरेज। तो जो लिरिकल बैलेड है वो क्या है? ये एक कविताओं का कलेक्शन था जो विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके एक फ्रेंड सैमुअल कोलरेज के द्वारा
इसको जो है लिखा गया था, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, तो ये 1798 में जो है ये पहली बार पब्लिश हुआ था। जनरली कंसिडर्ड, और ऐसा जो है माना जाता है, सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है, टू हैव मार्क्ड, इसको जो टू हैव मार्क्ड किया गया कि ये क्या था, ये द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर, ये इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर, मतलब ये शुरुआत थी जब रोमांटिक मूवमेंट चल रहा था, तो उसकी जो है ना इसको शुरुआत माना जाता है लिरिकल बैलेट को, ठीक है गाइस, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। द इमीडिएट इफेक्ट ऑन क्रिटिक्स, जो इसका इमीडिएट तुरंत प्रभावी जो है आलोचनाओं पे इसका जो इफेक्ट था वो ना विनर्म था, ज़्यादा लोगों ने इस पर जो है ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा जो है कमेंट नहीं किया। शुरुआती तौर पे तो ये क्या था, मोडेस्ट था, बट इट बिकेम एंड रिमेन अ लैंडमार्क, लेकिन ये बना और रह गया क्या, एक लैंडमार्क के रूप में जो रह गया, चेंजिंग ऑफ कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री, क्यों इसने इंग्लिश साहित्य और कविता दोनों के ही कोर्स को जो है ना बदल के रख दिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, कई सारी पोएम जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखी गई थी, विद कोलरेज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 4 पोएम्स, कोलरेज ने सिर्फ और सिर्फ 4 पोएमों का जो है योगदान दिया था टू द कलेक्शन, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज वर्क द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है ना। तो ये किसका वर्क था, आपको ध्यान रखना है, कोलरेज का वर्क था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और इनकी ये बहुत फेमस जो है ना पोएम थी, और इन्होंने अपना जो है ना एक ग्रंथ भी लिखा था जिसको कहते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये भी चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे, यहाँ देखिए द फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट, जो लिरिकल बैलेट की जो फाइनल जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1802 में विद अ रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड प्रीफेस, उसको जो रिवाइज किया गया था, लेकिन इसका जो प्रारूप था, प्रीफेस था ना, उसको जो है ना बढ़ा दिया गया था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टाइटल, वर्ड्सवर्थ ने इसमें जो है ना ऐड किया एक अपेंडिक्स टाइटल को जो है जोड़ दिया इसके अंदर, जो लिरिकल बैलेट था ना, इसके अंदर जो प्रीफेस आपने देखा होगा, जो किताबें होती हैं, किताब का पहला पेज जो हटाओगे दूसरा हटाओगे तो वहाँ पे ना एक प्रीफेस दिया होता है जिसमें पूरे पूरा ना किताब के बारे में जो लिखा होता है, बुक के बारे में लिखा होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहीं से जो है, लेकिन लोग उस पर जो है ध्यान नहीं देते, उसको पढ़ते नहीं, लेकिन उसको जो है ना पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो है ना पूरा पूरा एक प्रकार से ना पूरा का पूरा किताब के जो है ना बारे में होता है, तो एक अपेंडिक्स टाइटल जो है जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं पोएटिक डिक्शन के जो है नाम से जो है जाना गया। कहाँ किसमें जो है जोड़ा गया, ये प्रीफेस में जो है जोड़ा गया, ठीक है गाइस। अब चलिए आगे कुछ फैक्ट जो है जानते हैं। यहाँ पे देखिए द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट इज एन एसे, ये क्या था, ये एक ऐसे था, ठीक है ना। तो जो लिरिकल बैलेट में जो प्रीफेस जोड़ा गया था उसका नाम क्या था, पोएटिक डिक्शन, ये क्या था, पोएटिक डिक्शन इज एन एसे, ये एक ऐसे था, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको जो लिखा था। ही मेक्स इट वेरी क्लियर, उन्होंने एकदम साफ साफ इसमें जो है ना बता दिया, कह दिया इन हिज प्रीफेस दैट ही वांट्स टू डिपिक्ट द कॉमन मैन, वो क्या है ना कॉमन आदमी को, सामान्य आदमी को ना चित्रित करना चाहते थे। ही वांट्स टू डिपिक्ट देखो ये लाइन याद करना, ही वांट्स टू डिपिक्ट, वो जो है ना दिखाना चाहते थे द कॉमन मैन इन आ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, मतलब वो एक सामान्य आदमी को दिखाना चाहते थे कि आ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। अब पोएम की भाषा में कैसे, उन्होंने ऐसी भाषा का जो सिलेक्शन किया था जिससे एक सामान्य आदमी, आर रियली यूज्ड बाय मैन, एक सामान्य आदमी वास्तविकता में जो है ना यूज करता है। ही अचीव्स हिज गोल ऑफ फोकसिंग बाय कॉमन लैंग्वेज, तो इन्होंने अपने गोल को अचीव किया कैसे, कॉमन लैंग्वेज पे जो है ना फोकस करके, रस्टिक लैंग्वेज पे जो है ना फोकस करके, विद लाइन सच एज, जैसे कि हम इस लाइन को जो है देखें, एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन, तो देखो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जो बातें लिखी हुई है ना उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका आप मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। और बल्कि ये कहते थे कि जो एक अच्छा पोइट होता है ना वो स्पीकर मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है ना, मैन स्पीकिंग टू मैन, एक अच्छा जो पोइट होता है वो मैन स्पीकिंग टू मैन होता है, वो एक तरह से ना वो कविता लिखता नहीं है बल्कि कविता को बताता है, कविता को बोलता है, वो बात करता है, ठीक है, अपने रीडर से बात करता है, एक अच्छा कवि, ठीक है। वर्ड्सवर्थ वांटेड टू फ्री पोइट्री, वो ना पोइट्री को जो ना फ्री करना चाहते थे फ्रॉम एन आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग से, ब्रिंग इट नियरर टू लाइफ, ये जिंदगी के करीब लेके आना चाहता था टू द कॉमन मैन, तो जो सामान्य लोग होते ना अपनी पोएम को वो सामान्य लोगों तक जो है पहुंचाना जो है चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसको सामान्य लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। ही ऑल्सो अचीव्ड हिज गोल्स बाय चूजिंग पुअर रस्टिक सेटिंग टू राइट हिज पोइट्री, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पोइट्री को जो लिखने के लिए पुअर रस्टिक सेटिंग का जो यूज़ किया, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं ना वहाँ गए, उनके जो जीवन को जो है देखा, समझा, जाना, और अपनी पोइट्री में ना उस चीज़ को जो उन्होंने लिखा, रेदर देन राइटिंग अबाउट फैंसी कोर्ट्स इन विच किंग एंड क्वीन डिवर्ट, रेदर देन राइटिंग अबाउट फैंसी कोर्ट्स के बारे में लिखा, रेदर देन राइटिंग अबाउट फैंसी कोर्ट्स, ये जो फैंसी कोर्ट है ना इस पर ध्यान देना गाइस, रेदर देन राइटिंग अबाउट फैंसी कोर्ट्स, ठीक है। उन्होंने उन फैंसी कोर्ट्स को नहीं लिखा जिसमें राजा और रानी के बारे में जो है बताया जाता है, उनके बारे में दिखाया जाता है, उन्हीं को जो है चित्रित किया जाता है। जैसे कि आपको पहले भी पता होगा जो पहले के राजा महाराजा होते थे ना उन्हीं के बारे में ग्रंथ लिखे जाते थे, उन्हीं के बारे में जो है ना कई सारी चीज़ें जो है लिखी जाती थी, बुक्स जो है लिखी जाती थी उन्हीं के बारे में, लेकिन हमको वहाँ पे जो है ना जो सामान्य लोग हैं ना उनके बारे में जानने को बहुत कम जो है मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने किंग और क्वीन के फैंसी कोर्ट्स को जो है डिस्कस जो है नहीं किया। चलते गाइस आगे, इसीलिए इन्हें जो है ना पोइट ऑफ कॉमन मैन भी कहा जाता है। अब जो ये प्रीफेस था ना इसको 4 पार्ट्स में जो है बांटा गया, ठीक है। द प्रीफेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। व्हाट इज पोइट्री, पहले पार्ट में उन्होंने बताया ना कविता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट, और दूसरे पार्ट में उन्होंने बताया कि पोइट के क्या चारित्रिक गुण होने चाहिए।
फिर तीसरे पार्ट में उन्होंने बताया वैल्यू ऑफ पोइट्री, एक कविता की ना क्या वैल्यू होती है। चौथे पार्ट में उन्होंने बताया पोइट्री डिक्शन ऑफ पोयम, मतलब पोयम की जो लैंग्वेज होती है ना वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये चारों पॉइंट्स आप अच्छे से जो है याद कर लेना। पोइट्री के बारे में जो है बताया, पोइट्री कैसी होनी चाहिए, पोइट के गुण क्या होने चाहिए, पोइट्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और पोइट्री की जो है लैंग्वेज क्या होती है। ये चारों पॉइंट्स को आप जो है ना ध्यान देना। चलते हैं गाइस आगे, व्हाट इज पोइट्री। आप पोइट्री क्या है, अब देखो गाइस जो इसके अंदर एक कोट दिया हुआ है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो दिया हुआ है, इसको आप कहीं लिख लेना, इसको मगअप कर लेना। इसको मगअप करना ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये व्हाट इज पोइट्री में आपको ना यही चीज़, मतलब यहीं से ही कई सारे पॉइंट्स जो उठा के जो है ना लिखने हैं। ऑल गुड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। जितनी भी अच्छी कविताएं होती हैं ना उसमें जो है ना अविरल भाव होता है, वो बहती हैं। जो अच्छी कविता होती हैं वो क्या होती है ना, बहती हैं, ठीक है ना, उसमें अटकाव नहीं होता, उसमें भटकाव नहीं होता, ठीक है ना, उसमें ओवरफ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ठीक है, ऑफ फीलिंग ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, किसका, ताकतवर भावनाओं का, रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है ना, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत। तो वो क्या होता है ना, शांत जगह पर कई सारी फीलिंग्स को, ठीक है ना, रिकलेक्ट जो है ना किया जाता है, ठीक है ना, रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, इसको जो ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अविरल, ठीक है ना, बिना रुकावट के बहाव एक तरह से। तो स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन जो होता है एक कवि का इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड इमोशन एंड पावरफुल फीलिंग, एंड इमोशन एंड पावरफुल फीलिंग्स आर द रॉ मटेरियल। इमोशन एंड पावरफुल फीलिंग्स ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है किसी भी पोइट के लिए, नीडेड टू क्रिएट अ पोएम, और इसी से ना पोएम बनती है, ठीक है। जब गाइस आप दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, आपका प्यार मोहब्बत में जो है दिल टूट गया होता है ना, तब आपके मन से ना गजलें निकलती हैं, ठीक है ना, बातें निकलती हैं, आप जो है ना कविता का जो निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पावरफुल फीलिंग्स और इमोशन को जो है ध्यान रखना है। ये दोनों क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं जो एक पोएम का जो है निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे द पोइट शुड राइट आफ्टर लॉन्ग रिफ्लेक्शन इन पीस। तो एक पोइट को पोएम लिखनी चाहिए कब, आफ्टर लॉन्ग रिफ्लेक्शन इन पीस, जब वो अपना बहुत ज़्यादा समय शांति में व्यतीत कर देता है, ठीक है। व्हेन द इमोशंस हैव बिकम राइट, जब उसके इमोशंस भावनाएं जो होती है ना एकदम चरम पे आ जाती है, एकदम पक जाती है एक तरह से, ठीक है ना, मैच्योर हो जाती है तब। आ गुड पोइट एक्सपीरियंसेस, एक अच्छा जो कवि होता है ना वो अनुभव करता है द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ को, मतलब एक जो अच्छा कवि होता है ना वो सामान्य जीवन से जो है ना कविताओं को जो है चुराता है, निकालता है, कैप्चर्स चुराता है हिज पावरफुल फीलिंग्स। देन द पोइट सिट्स इन पीसफुल प्लेस एंड रिकलेक्ट दोस पावरफुल फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। कैसे उन फीलिंग्स को वो कवर करता है सूर्यस समझिए यहाँ पे, पावरफुल फीलिंग, देन द पोइट सिट्स इन पीस, वो शांत जगह पे बैठता है और कलेक्ट करता है किसको, फीलिंग्स को, और उसकी मदद से वो ना इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, एंड राइट्स वंडरफुल पोएम, और कई सारी सुंदर पोएमों की ना वो रचना करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब गुण क्या होने चाहिए एक पोइट के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट। अब वर्ड्सवर्थ ने तो 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, लेकिन आप जो 4-5 जो है यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज जो एक अच्छा पोइट होता है एक्सेप्शनली सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है। ये जो एक्सेप्शनली आया है ना, यहाँ पे आप वेरी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप स्पेशल लिख सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सेप्शनली सेंसिटिव, ही हैज़ आ मोर कंप्रेहेंसिव सोल, जो उसकी जो सोल होती है ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल जो है सोल होती है देन अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरों से ज़्यादा वो समझदार उसकी जो है ना आत्मा होती है। वो एक पोइट जो होता है ना बड़ा संवेदनशील होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ लेता है। डेट अलाउज हिम टू फील एंड एम्पैथाइज डीपली, ठीक है ना, जो उसको हेल्प करता है एकदम डीप तरीके से एम्पैथाइज करने में, से समानुभूति के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वो जो आम लोगों की पीड़ा होती है, दुख दर्द होता है ना, उसको वो अपना दुख दर्द जो है समझता है एक अच्छा पोइट, और जो एक अच्छा राइटर होता है ना वो भी यही काम जो है करता है, ठीक है। अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक अच्छा जो पोइट होता है ना, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक अच्छे पोइट की जो कविता होती है ना वो बात करती है, वो कविता नहीं होती, वो बात कर रही होती है। आ गुड पोइट कैन अपलिफ्ट एंड एनलाइटन अदर ह्यूमन बींग्स, जो एक अच्छी कविता होती है ना वो उठाती है दबे कुचले लोगों को और एनलाइटन करती है, जगाती है इंसानों को, मनुष्य को, ह्यूमन बींग्स को। और एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, हर एक जो कवि होता है ना वो एक महान जो है ना शिक्षक होता है, ठीक है। आ गुड पोइट हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, एक जो अच्छा कविता होता है, एक जो अच्छी कवि होता है उसके अंदर जो है ना असाधारण स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होती है, मतलब असाधारण आकल्पना जो है ना कल्पना करने की जो शक्ति होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट इमेजिनेशन मेक्स द पोएम ब्यूटीफुल, और विलियम वर्ड्सवर्थ मानता है कि जो इमेजिनेशन होती है ना वो पोएम को जो है ना ब्यूटीफुल जो है बना देती है, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पोइट्री। अब वैल्यू ऑफ पोइट्री में अब आपको ये समझना है कि एक पोएम की जो है ना वैल्यू क्या होती है। द यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ पोएम, तो जो पोएम का एक पोइट्री का जो यूनिवर्सल फंक्शन है कि मतलब पोइट्री जो है किस प्रकार से काम करती है, इज टू मेक रीडर्स सेंसिटिव। वो क्या करती है, एक पोइट जो होता है ना वो खुद तो सेंसिटिव होता है, लेकिन जो रीडर होता है ना उसको भी सेंसिटिव बनाने का, उसको भी एक ह्यूमन बनाने का, इंसान बनाने का, मनुष्य बनाने का ना काम करता है। पोइट्री डज नॉट प्रोवाइड प्लेजर, पोइट्री ऐसा नहीं है कि हर एक पोइट्री जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लेजर जो है दे, बट ऑल्सो टीच मोरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज टू द रीडर्स, वो नैतिक और दार्शनिक गुणों को जो है बताती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए जो पोइट्री है ना वो एक्चुअल में है क्या, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, इमेज ऑफ मैन, इंसानों के बारे में और प्रकृति के बारे में जो बताती है। पोइट्री इज फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ ह्यूमन नॉलेज, तो पोइट्री क्या है, फ्रूट एंड फ्लावर है जैसे ह्यूमन नॉलेज के। पोइट्री कैन रिफाइन मतलब शुद्ध करती है, एंड रीजनरेट करती है मैनकाइंड, ठीक है ना। तो ये शुद्ध करती है और जो मनुष्य की दयालुता है ना
उसको फिर से जो है उठाती है, उत्पन्न करती है। ठीक है गाइस।